आपको बताएं कि कोरोना और ओमिक्रॉन की खतरनाक लहरें फैसलाबाद में मंडलाने लगीं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 96 केसेस रिपोर्ट। 3 ओमिक्रॉन के मरीज भी सामने आ गए। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम की सुस्त रवि के बायस केसेस में इजाफा होने लगा है। कोरोना और ओमिक्रॉन की खतरनाक लहरें फैसलाबाद में मंडलाने लगीं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 96 केसेस रिपोर्ट हुए। 3 ओमिक्रॉन के मरीज भी सामने आ चुके हैं। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम के सुस्त रवि के बायस केसेस में इजाफा होने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना और ओमिक्रॉन की खतरनाक लहरें फैसलाबाद में मंडलाने लगी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 96 केसेस रिपोर्ट। 3 ओमिक्रॉन के मरीज भी सामने आ गए। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम की सुस्त रवि के बायस केसेस में इजाफा होने लगा। आपको बताते चलें, कोरोना और ओमिक्रॉन की खतरनाक लहरें फैसलाबाद में मंडलाने लगी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 96 केसेस रिपोर्ट हुए। 3 ओमिक्रॉन के मरीज भी सामने आ गए। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम की सुस्त रवि के बायस केसेस में इजाफा होने लगा। आपको बताएं, कोरोना और ओमिक्रॉन की खतरनाक लहरें फैसलाबाद में मंडलाने लगी। 24 घंटों में यहां कोरोना के 96 केसेस रिपोर्ट हुए। 3 केसेस फैसलाबाद में सामने आए हैं। आपको बताएं, इस वक्त ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन की खतरनाक लहरें फैसलाबाद में मंडलाने लगी। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में कोरोना के 96 जबकि ओमिक्रॉन के 3 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान 1200 से ज्यादा टेस्ट किए गए। फैसलाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.4% रिकॉर्ड की गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने आदाद-ओ-शुमार जारी किए। मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए स्पेशल SOPs भी जारी किए गए हैं। जबकि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और ये 13 मुसाफिर थे जिन्होंने मुख्तलिफ प्रवासों से दुबई और अबूधाबी के लिए रवाना होना था। मुतासरा मुसाफिरों की बैरून मुल्क रवानगी रोक दी गई है। जबकि जंग में महकमा सेहत कोरोना पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है। 24 घंटों के दौरान 892 अफराद के टेस्ट किए गए और 8300 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। कोई मरीज सामने नहीं आया। जबकि चिनौट में भी किसी मरीज में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई है। फैसलाबाद में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम की सुस्त रवि के बायस कोरोना के फैलाव में तेजी आ रही है। जबकि इस वक्त 24 घंटों के दौरान 3 केसेस सामने आ चुके हैं और वो भी ओमिक्रॉन के। कोरोना और ओमिक्रॉन की खतरनाक लहरें फैसलाबाद में मंडलाने लगी हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 96 केसेस रिपोर्ट हुए। 3 ओमिक्रॉन के मरीज भी सामने आ गए। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम की सुस्त रवि के बायस केसेस में इजाफा होने लगा है। आपको बताएं, दूसरी जानिब कोरोना के बाद फिर बढ़ने लगे। फैसलाबाद की मजीद 83 अफराद में वायरस की तस्दीक और 3 ओमिक्रॉन का शिकार। मुस्बत केसेस की शरह 8.4% तक जा पहुंची। कोरोना मुस्बत रिपोर्ट पर फैसलाबाद एयरपोर्ट से 13 मुसाफिर भी उड़ान न भर सके। सूबा भर में एक्टिव केसेस की तादाद 17,373 रिकॉर्ड की गई। वैक्सीनेशन जारी और महकमा सेहत का हिफाजती इकदाम पर जोर दिया गया है। कोरोना के बाद फिर बढ़ने लगे। फैसलाबाद के मजीद 83 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। 3 ओमिक्रॉन का शिकार हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.4% तक जा पहुंची है। कोरोना मुस्बत रिपोर्ट पर फैसलाबाद एयरपोर्ट से 13 मुसाफिर भी उड़ान न भर सके। सूबा भर में एक्टिव केसेस की तादाद 17,373 रिकॉर्ड की गई। वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जबकि महकमा सेहत का हिफाजती इकदाम पर जोर देने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 13 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना और ओमिक्रॉन की खतरनाक लहरें फैसलाबाद में मंडलाने लगी। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में कोरोना के 96 जबकि ओमिक्रॉन के 3 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान 1200 से ज्यादा टेस्ट किए गए। फैसलाबाद में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 8.4% रिकॉर्ड की गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने आदाद-ओ-शुमार जारी किए। मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए SOPs भी जारी किए गए। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 13 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई जिन्होंने मुख्तलिफ प्रवासों से दुबई और के लिए रवाना होना था। मुतासरा मुसाफिरों की बैरून मुल्क रवानगी रोक दी गई। जंग में महकमा सेहत कोरोना पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है। 24 घंटों के दौरान 492 अफराद के टेस्ट किए गए और 8,300 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। कोई मरीज सामने नहीं आया। जबकि चिनौट में भी किसी मरीज में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई। फैसलाबाद में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम की सुस्त रवि के बायस कोरोना के फैलाव में तेजी आ रही है। इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। सूबा भर में ओमिक्रॉन खतरनाक हद तक फैलने लगा। जराये के मुताबिक हुकूमत पंजाब का लॉकडाउन लगाने के मुतालिक अहम इजलास तलब किए जाने का इम्कान है। हुकूमत पंजाब का NCOC को लॉकडाउन के हवाले से सिफारिशात भेजने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में लॉकडाउन लगाने का इंदिया।
आपको बताएं सूबा भर में ओमिक्रॉन खतरनाक हद तक फैलने लगा। इसी हवाले से बात करेंगे। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा, इस वक्त ओमिक्रॉन के केसेस फैसलाबाद में भी सामने आना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, सूबा भर में ओमिक्रॉन की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत पंजाब का अहम इजलास तलब किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक हुकूमत पंजाब का लॉकडाउन लगाने के मुताबिक अहम इजलास तलब किए जाने का है। जराये के मुताबिक अपने तलीमी इदारों की बंदे से लॉकडाउन के हवाले से तजावीज भी पेश की जाएंगी, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि पाबंदियां नहीं लगाना चाहती, अवाम एहतियात करें, ओमिक्रॉन मामूली वायरस नहीं, खतरनाक हद तक हो सकता है, वैक्सीनेशन और बूस्टर बहुत जरूरी है। वज़ीर पंजाब ने हदायत जारी करते हुए कहा कि मसाजिद में SOPs के मुताबिक नमाजी बाद जमात अदा की जाए, लेकिन वैक्सीनेशन के 6 माह बाद जो है वो बूस्टर लाजमी लगाया जाए। आज फैसलाबाद की बात करें तो एयरपोर्ट पर जो है वो 13 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जो सुबह अगर फैसलाबाद शहर की बात करें तो टोटल जो है वो 96 के करीब जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और डोर टू डोर मुहिम भी सुस्त रवि का शिकार है, जिसमें फैसलाबाद में जो है वो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर जो है वो अहम इजलास सुबह भर के तलब किए जाने का इम्कान है। और आज फैसलाबाद में भी 96 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने सुबह भर में लॉकडाउन लगाने के हवाले से अहम इजलास तलब किए जाने का इम्कान है। राय के मुताबिक तलीमी इदारों की बंदिश और दीगर अमूर जो तजावीज ज़ेरे गौर लाई जाएंगी, जिसमें सूबाई वज़रा सेहत और दीगर वज़रा तजावीज पेश करेंगे, जो फाइनल रिपोर्ट NCOC को भिजवाई जाएगी। जी शुक्रिया इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का। टोबा टेक सिंह के रजाना रोड तहसील कमालिया में मौजूद मकामी शुगर मिल राहगीरों के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी है। मेन रोड पर खड़ी गन्ने की ट्रॉलियों की वजह से ट्रैफिक कई घंटे जाम रहना मामूल बन चुका है। एम्बुलेंस को रास्ता न मिलने से मरीज भी अजियत से दो चार हैं। बात करते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में रजाना रोड तहसील कमालिया पर मेन सड़क पर खड़ी गन्ने की ट्रालियां इलाका मकीनों के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी हैं। आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाकई जो मेन रोड है रजाना रोड, शुगर मिल यहाँ पे बड़ी मौजूद है, लेकिन आए रोज जो है ना, जो अब सीज़न होता है तो उस वक्त गन्ने की ट्राली की वजह से ट्रैफिक जो है जाम रहती है। एम्बुलेंसों को गुजरने में बड़ी दुश्वारी पैदा होती है। सवारियाँ होती हैं अपनी मंजिल तक वक्त नहीं पहुँच सकती। तो हुक्मरान बाला से ये गुजारिश है कि जहाँ को सड़क को डबल कर दिया जाए, जहाँ फिर जो मिल है वो अपनी अलहदा को सड़क बना लें, ताकि आने वाले हमारे जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि टैक्स भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन उसका जो उसको लगाते नहीं है सड़क पर, जिसका सड़क भी बड़ी बर्बाद हो चुकी है और वहाँ से गुजरना बड़ा महाल हो चुका है। बिल्कुल, जैसा कि आप क्या कहेंगे इस हवाले से। बिल्कुल जी, ऐसे ही है कि रात के टाइम जो है ना शुगर मिल रोड बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद होता है और शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी हकाम आला से ये गुजारिश है कि इस रोड को डबल किया जाए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। मेन रोड है जहाँ पर ख़ासकर जो है एम्बुलेंसेस को भी रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है और हकाम से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि इस बात पर नोटिस लिया जाए और गन्ने की ट्रालियों को फिलफोर मेन शहरी परेशानी का शिकार है। रिजवान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, इंटरनेशनल रेफरी और रेसलर साबिका नेशनल चैंपियन पहलवान खालिद बट इंतकाल कर गए। खालिद बट अरसे दराज से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं, इंटरनेशनल रेफरी और रेसलर साबिका नेशनल चैंपियन पहलवान खालिद बट इंतकाल कर गए हैं। खालिद बट अरसे दराज से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे, जबकि इलाज की गर्ज से हॉस्पिटल में जेर इलाज होने के बाद वो जाँ भर नहीं हो सकी और अपने खाले की हकीकी से जा मिले। इंटरनेशनल रेफरी और रेसलर साबिका नेशनल चैंपियन पहलवान खालिद बट इंतकाल कर गए। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हाशिर वड़ायत। जी हाशिर, बताइएगा इस सवाल।
جی بالکل، سابقہ ریفری اور ریسلر خالد بٹ جو ہیں وہ آج صبح پھیپھڑوں کے مرض کی وجہ سے اپنے حلقے کی سے جام ملے ہیں. خالد بٹ گزشتہ 15 دنوں سے الائڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، لیکن وہ پھیپھڑوں کی بیماری سے جام بھر نہ ہو سکے اور اپنے حلقے کی سے جام ملے. ان کی اس وقت میں موجود ہوں ان کی رہائش گاہ میاں پنڈ پر، جہاں پر ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کا یہاں پر تانتا بن گیا اور سب کا یہی کہنا ہے کہ خالد بٹ نے جس طرح دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، کشتی میں اور شیر پاکستان کا ٹائٹل حاصل کیا، ان کا جو خلا ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. اور اس وقت میں موجود ہوں ان کی رہائش گاہ پر اور ابھی سے جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو گئے ہیں. میاں پنڈ میں ان کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت ان کے جنازے کا اگر میں بتاتا چلوں تو ان کے نماز جنازہ جو ہے وہ رات 8 بجے مرکزی منصور آباد جو قبرستان ہے وہاں پر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. ہاشم رڈائے سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد میں سوئی گیس بحران کم نہ ہو سکا. گلستان کالونی محمود آباد وحید پارک نصیر آباد میں سوئی گیس غائب. شدید سرد موسم میں گیس نہ ملنے سے چھٹی کا مزہ بھی پھیکا پڑ گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس نہ ملنے کی وجہ سے اس وقت معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. فیصل آباد میں سوئی گیس بحران کم نہیں ہو سکا. گلستان کالونی محمود آباد وحید پارک نصیر آباد میں سوئی گیس غائب ہے. شدید سرد موسم میں گیس نہ ملنے سے چھٹی کا مزہ بھی پھیکا ہو گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے گیس نہ ملنے کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. فیصل آباد میں سوئی گیس بحران کم نہیں ہو سکا. گلستان کالونی محمود آباد وحید پارک نصیر آباد میں سوئی گیس غائب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، فیصل آباد میں ایک طرف شدید سرد موسم ہے اور دوسری جانب جو سوئی گیس کا بحران ہے وہ کم نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے جو گھریلو صارفین ہیں بالخصوص وہ مشکلات کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں. اتوار کا روز ہے، چھٹی کا دن ہے. گلستان کالونی کے میں گھر میں موجود ہوں. اس کے مکینوں سے ہم بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے. آج چھٹی کا دن آپ لوگ کیسے گزارے اور ناشتہ آپ لوگوں نے کیسے کیا ہے؟ السلام علیکم. پہلے تو یہ صرف چھٹی کا روز اتوار کی بات نہیں ہے، یہ روٹین ایک بن چکی ہے. سردی جب کی سٹارٹ ہوئی ہے، موسم چینج ہوا ہے، اس سے پہلے کی یہ روٹین بن گئی ہے کہ صبح دفاتر اسکول کالج یونیورسٹی ٹائم نہ گیس آنی نہ کچھ. فجر کے بعد ہوتی ہے تھوڑی دیر 2 4 5 10 منٹ کے لیے آتی ہے، ایک دم ہی پھر غائب. سارا دن نہیں آنی، رات آنی ہے لیٹ، کوئی 1 1:30 بجے آنی ہے. اس میں ہی ہانڈی روٹی کرنی ہے اگلے دن کے لیے. وہ گیس آ گئی کئی دفعہ 2 2 3 3 دن بھی نہیں آتی ادھر گلستان کالونی میں. تو بڑی مشکل ہو رہی ہے. ابھی آپ کے سامنے ہے سلنڈر پہ گزارا ہو رہا ہے. سلنڈر پہ بھی اب کیا ہے، پہلے 500-700 بل آیا تھا، 1000 آیا تھا سوئی گیس کا، اب 5,000-7,000 بل آ رہا ہے. گیس پھر نہیں ہمیں پرووائڈ ہو رہی. بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ کوئی گیسٹ آئے تھے، کوئی مہمان وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی کھانا بچوں نے کرنا ہے، کچھ گھریلو مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں، پر گیس کا جو سا ایشو ہے نا، یہ بہت بڑا ایشو ہے. کھانا جو کوئی بھی روٹین ورک بالکل شہری کہتے ہیں کہ سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جو معمولات زندگی ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. مہنگی LPG استعمال کرنے پر مجبور ہے یا پھر بازار سے مہنگے داموں کھانا لانے پر وہ مجبور ہے. تو سوئی گیس حکام اور اعلیٰ حکام سے ان کی استدعا ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیا جائے اور سوئی گیس کی فراہمی جو دن کے اوقات میں ہے، بالخصوص کھانے کے اوقات میں، کھانا بنانے کے اوقات میں، اس کو یقینی بنایا جائے. سوئی گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے. عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں محکمہ تعلیم صاف پانی کی فراہمی میں رکاوٹ بن گیا. ٹوبہ ٹیک سنگھ انتظامیہ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے کوشاں، مگر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول عیدگاہ روڈ کے باہر لگے فلٹریشن پلانٹ کو بند کر دیا گیا. علاقہ مکین پانی کو ترسنے لگے. مبشر حسن نقوی کی یہ رپورٹ دیکھیے. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول عیدگاہ روڈ کے باہر لگا واٹر فلٹریشن پلانٹ اسکول انتظامیہ نے بند کر دیا. ٹوبہ کے رہائشی صاف پانی کے لیے مارے پھرنے لگے. پلانٹ بند ہونے سے مکینوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا. بہت دوروں پانی لینا پہنتا ہے. فلٹر سال سوا سال تو 1.5 سال تو بند ہے. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ. ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ. तो ਅਸੀਂ बहुत ही परेशान हैं जी. ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है ये फिल्टरों ਨੂੰ चला दो. यहाँ साथ स्कूल भी हैं और कसीर आबादी है. पानी की बुनियादी ज़रूरत है. यहाँ साथ मदरसा भी है. सबकी एक ज़रूरत है, दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए. तो साफ पानी की फराहमी के लिए इसको फाल किया जाए. मुकामी अफराद का कहना है गंदा पानी पीने से बीमारियां फैल रही हैं, मगर कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं. पानी सर 1 साल हो गया बंद हुए. दूर से जाते हैं, वो भी पानी गंदा मिलता है. पानी अच्छा नहीं है मिलता हमें. ये पानी 1 साल हो गया चल जाए तो हमें
सहूलत मिल सकती है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद से मुतालबा किया कि ईदगाह रोड पर वाक़िया सरकारी स्कूल के बाहर नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू किया जाए। कैमरामैन जवाद नासर के साथ बशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। जंग के भक्कर रोड को कुशादा करने के लिए तामीराती काम का दोबारा आगाज और रोड की चौड़ाई 64 फुट करने के लिए तजावुजात खत्म करवाने का फैसला जिले इंतजामियों की निगरानी में ऑपरेशन किया जाएगा। भक्कर रोड को कुशादा करने के लिए हुकूमत पंजाब ने 55 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी, जिससे भक्कर रोड पर दोबारा से काम का आगाज आइंदा हफ्ते कर दिया जाएगा। जिले इंतजामिया ने भक्कर रोड पर मौजूद तजावजात को फौरी तौर पर खत्म करने का भी फैसला किया है ताकि काम में ताखीर न हो। शहरियों का कहना था कि तजावजात को बिला इम्तियाज खत्म किया जाए, रोड के दरमियान से 64 फुट दोनों अतराफ से मुकम्मल करके तामीर किया जाए। जी अल्लाह का शुक्र है कि इस रोड की भी सुनी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि इस साइड से बढ़ाई जाए रोड, कुछ लोग कहते हैं इस साइड से बढ़ाई जाए, मगर हमारा मुतालबा तो ये है कि सेंटर से रख के ना दोनों साइडों से 33 फुट ये रोड बनना चाहिए। ये रोड शुरू हुआ है लेकिन इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। भक्कर रोड का पहला फेज अयूब चौक से अली आबाद तक अप्रैल में मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41, जंग। को बताएं महकमा एंटी करप्शन ने सालाना रिकवरी रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट डीजी एंटी करप्शन को इरसाल कर दी गई। साल 2021 में 91 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की रकम रिकवर की गई। महकमा एंटी करप्शन ने सालाना रिकवरी रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट डीजी एंटी करप्शन को इरसाल कर दी गई। साल 2021 में 91 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की रकम रिकवर की गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि महकमा एंटी करप्शन ने सालाना रिकवरी रिपोर्ट जमा करवा दी है और रिपोर्ट डीजी एंटी करप्शन को इरसाल कर दी गई, जबकि साल 2021 में 91 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की रकम रिकवर की गई है। आपको बताएं महकमा एंटी करप्शन ने सालाना रिकवरी रिपोर्ट डीजी को इरसाल कर दी। साल 2021 में 91 करोड़ से ज्यादा की रकम रिकवर की गई और रिश्वत लेते गिरफ्तार सरकारी मुलाजमिन से 7,39,000 रुपए रिकवर किए गए। बात करेंगे वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा इस रिपोर्ट के हवाले से। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन फैसलाबाद की जानिब से साल 2021 की रिकवरी रिपोर्ट जो है वो सालाना रिकवरी रिपोर्ट की हैसियत से डीजी एंटी करप्शन को इरसाल कर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि गुज़िश्ता बरस एंटी करप्शन फैसलाबाद ने 91 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी जो है वो की है। इस तमाम तर रिकवरी की अगर तफसीलात में बात की जाए तो रंगे हाथों गिरफ्तार होने वाले रिश्वतखोर सरकारी मुलाजमीन से 7,39,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जबकि 14,36,000 की करप्शन शुदा रकम जो है वो एंटी करप्शन के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करवाई गई है। इसी तरह 1,88,43,000 की रकम जो है वो मुख्तलिफ फ्रीकैन के दरमियान सुलह के नतीजे में रिकवर की गई, जबकि 87 करोड़ 25 लाख से ज्यादा की मालियत की सरकारी अराजी जो है वो कब्जा से वागजार करवाई गई है। इस हवाले से जारी की गई इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 1,65,23,000 से ज्यादा की इनडायरेक्ट रिकवरी जो है वो गुज़िश्ता बरस महकमा एंटी करप्शन ने की। जी शुक्रिया वकास, आप हमारे साथ मौजूद थे। पुलिस की सुस्ती के बायस बिजली चोरों को खुली छुट्टी। गुज़श्ता 3 माह में बिजली चोरों के खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमात दर्ज न हो सके। मुकदमात में ताखीर से बिजली चोरों की चांदी लग गई। 200 से ज्यादा बिजली चोर सारिफीन के खिलाफ मुकदमात का इंदराज न होने से फैसलों की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता रहे हैं पुलिस की सुस्ती के बायस बिजली चोरों को खुली छुट्टी मिल गई। गुज़श्ता 3 माह में बिजली चोरों के खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमात दर्ज न हो सके। मुकदमात में ताखीर से बिजली चोरों की चांदी लग गई। 200 से ज्यादा बिजली चोर सारिफीन के खिलाफ मुकदमात का इंदराज न होने से फैसलों की परेशानी बढ़ गई। आपको बताएं गुज़श्ता 3 माह में बिजली चोरों के खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमात दर्ज नहीं हो सके। पुलिस की सुस्ती के बायस बिजली चोरों को खुली छुट्टी है और मुकदमात में ताखीर से बिजली चोरों की चांदी लग गई है। 200 से ज्यादा बिजली चोर सारिफीन के खिलाफ मुकदमात का इंदराज न होने से फैसलों की परेशानी बढ़ चुकी है। 3 साल बाद भी 7,559 रोड पेंडिंग वहां पर होने के बायस एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का इजहार नाराजगी और रोड पेंडिंग की वजह ऑनलाइन सिस्टम में चालान का स्टेटस भी ज़ेरे इल्तवा है। तफ्तीशी अफसरान रोड पेंडेंसी के हवाले से इस वक्त फौरी क्लियर करें, दूसरी सूरत में सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने तहरीरी अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मजीद बात करते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 7,559 रोज पेंडिंग होने पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से
सख्त बरहमी का इजहार किया गया है। उनकी जानिब से तमाम डिवीजनल एसपीज, सर्कल अफसरान और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को तहरीरी तौर पर अहकामात भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि फैसलाबाद के तमाम थानों में 2021 के 7301, 2020 के 233, जबकि 2019 के 25 रोड पेंडिंग अभी तक पेंडेंसी चली आ रही है। जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी जानिब से थाना से रोड हासिल कर लिया गया, मगर चालान जमा करवाने के बाद उसकी वसूली और रोड पर लेकर वापस थाने में जमा नहीं करवाया गया। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि लायलपुर डिवीज़न में 1335, मदीना डिवीज़न में 2156, इकबाल डिवीज़न में 1402, जबकि जड़ावाला डिवीज़न में 1688 और सदर डिवीज़न में 632 रोड पेंडिंग गुज़िश्ता 3 साल के चले आ रहे हैं। उनका ये कहना था कि जो ऑनलाइन सिस्टम है उनमें ये 7559 चालान जमा होते नज़र नहीं आ रहे। अगर तफ्तीशी अफसरान की जानिब से ये चालान जमा करवा दिए गए हैं तो फौरी तौर पर उसके रोज़ वापस थाना में फ्रंट डेस्क पर उसका अंदराज करवाया जाए, ताकि जो पेंडेंसी है वो क्लियर की जा सके। उनका ये कहना था कि अगले चंद रोज़ के अंदर ये पेंडेंसी क्लियर की जाए, दूसरी सूरत में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिनौट में इंतहाई मोटी तोंद वाले पुलिस अफसर ने 40 किलो वजन कम कर लिया। 48 इंच की वेस्ट से 32 इंच वेस्ट कर ली। एसएचओ मोहम्मद अफसल ने खाना पीना कैसे छोड़ा, वजन कैसे कम किया, जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है वकार घुमन। जी वकार, बताइएगा इस हवाले से। जी, पुलिस में अक्सर अहलकार और अफसरान आपने देखे होंगे कि उनकी काफ़ी तोंद निकली होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही अफसर से मिलवाते हैं जिसका वेट 110 किलो था, लेकिन अब उसने 39 किलो अपना वज़न कम किया है और 71 केजी तक अपना वज़न को मेंटेन किया है। आज से 1 साल कबल उनकी जो वेस्ट है 48 इंच थी और अब 32 इंच तक वो कैसे पहुंचे हैं। मोहम्मद अफसल बडियार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, थाना कांडीवाल, जिला चिन्योट के ये इस वक्त एसएचओ हैं। उनसे जानते हैं, अफसल साहब, साल पहले जब हमने आपको देखा आप बहुत मोटे थे, किस तरह इतना आपने स्मार्टनेस अपनी कायम की है? अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के मैंने 2020 में मैंने एक इंटरनेट पर यूट्यूब पे डॉक्टर खालिद जमील और डॉक्टर एरिक बर्ग, डॉक्टर जैसन फंग को फॉलो किया और मैंने डाइट प्लान बनाया। फिर मैंने जिम की, एक्सरसाइज की, वॉक की। उसके अलावा मैंने अपनी डाइट को प्लान बनाया कि मैंने सुबह नाश्ता लेट करता हूँ 12-1 बजे के करीब और शाम 5 बजे के बाद मैं नहीं खाता। और मैंने इस तरह फास्टिंग की, देसी अंडे खाए, गोश्त, बीफ वगैरह, मटन, बीफ, देसी चिकन और सब्जियां, ग्रीन सैलड और सब्जी। सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं? नाश्ते में मैं 2 अंडे लेता हूं सुबह बॉयल और उसके साथ 10-12 बादाम लेता हूं और 4 अखरोट लेता हूं। इसके अलावा चाय का 1 कप चीनी के बगैर। उसके बाद मैं शाम को 5 बजे खाना खाता हूँ। 2 मील लेता हूँ एक दिन में और सिर्फ 8 घंटे की विंडो में मैं 2 खाने खाता हूँ, बाकी 18 घंटे मैं फास्टिंग करता हूँ। अच्छा, पिछले साल 1.5 साल से आपने रोटी भी नहीं खाई, आपने चावल भी नहीं खाए, तो किस तरह गुजारा किया? रोटी, चावल, इसके अलावा तमाम जो बिस्कुट, मैदे की बनी हुई चीज़ें वो मैंने तमाम छोड़ दी हैं और मैंने 2 साल में बिल्कुल नहीं इस्तेमाल की। चावल मैंने पूरे 2 साल में शायद 1-2 दफ़ा खाए हूँ, बाकी कोई चीज़ नहीं खाई। इसके अलावा सिर्फ मैं ग्रीन सैलड, सब्जियां, देसी अंडे और गोश्त। कोई वर्जिश वगैरह भी करते हैं? यस, मैं रोज़ाना 20 से 25 मिनट जिम करता हूं और 1 घंटा वॉक करता हूं शाम को, जो मैंने अपनी रूटीन की गश्त के साथ मैनेज की हुई है। आपके जो साथी हैं, आप उनको भी देखते होंगे कि उनके काफ़ी पेट निकले हुए हैं, कभी उन्होंने आपसे नहीं पूछा या आपने उनको नहीं बताया कि यार आप भी वॉक किया करो? इंशाल्लाह काफ़ी लोग हैं पुलिस में जो अब जिनके मुझे देखते हुए, जिनके मेरे बैचमेट्स हैं जो दूसरे ज़िला में भी एसएचओ लगे हुए हैं, वो भी अब मेरी वजह से थोड़े हो गए हैं, मोटिवेट हो गए हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी पुलिस लाइन में भी एक लेक्चर दूंगा, जो मैंने रिसर्च की है इस पर। इंशाल्लाह ये जो मोटापा है, ओबेसिटी है, ये इसकी वजह से तमाम बीमारियां जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह हैं सारी हो रही हैं। अजय, बिल्कुल तकरीबन साल कबल इनकी वेस्ट 48 इंच थी और अब ये 32 इंच पर आ गए हैं और इनका जो वज़न था वो 110 किलो था। इस वक्त इनका जो वज़न है वो 71 किलो है और इन्होंने अपने आप को काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। इनकी जो सरकारी रहाइश है वहाँ पर वर्जिश के लिए इन्होंने थोड़ा सा सामान भी रखा हुआ है। इसके अलावा दिन में वॉक भी करते हैं और ख़ास तौर पर जो बाज़ारी खाने हैं उनसे बिल्कुल परहेज़ कर रहे हैं। चीनी, इसके साथ चावल, रोटी इन्होंने बिल्कुल नहीं खाई और ये अपने जो उनके साथी हैं उनके लिए भी एक मिसाल बने हैं कि अगर कोई इंसान करना चाहे तो अपने आप को वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बल्दियात के हवाले से अहम खबर है। साबिक बल्दियाती निज़ाम ने और बल्दियाती नुमाइंदगान ने मौजूदा एक्ट में तब्दीलियों का मुतालबा कर दिया है ताकि अवामी मसाइल बेहतर तरीके से
हल हो सकें। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से बल्दियात के हवाले से अहम खबर। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान ने मौजूदा एक्ट में तब्दीलियों का मुतालबा कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए बल्दियात के हवाले से तो यहाँ पर बड़ी अहम खबर है कि साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान की जानिब से मौजूदा जो एक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 2021 लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि इसमें अवामी फलाह का ख्याल उस तरह से नहीं रखा गया। तो इस हवाले से हमारे साथ तजर्बाकार मेंबर मौजूद हैं गुलाम बी कबान। गुलाम बी कबान साहब, मुझे बताइएगा क्या रिजर्वेशन है मौजूदा एक्ट के हवाले से आपकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बात करें लोकल गवर्नमेंट एक्ट, बल्कि अभी तो ये एक्ट बना नहीं है, ऑर्डिनेंस है 2021 वाला, तो इसके अगर आप नकाइस की बात करेंगे, इसमें जो हम बतौर एक सियासी कारकुन के जो हम कमियां कोताहियां देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बराह रास्त इंतखाब है और इसको हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। लेकिन अगर आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि वो नुमाइंदगान जो बतौर चेयरमैन अपनी यूनियन काउंसिल से, नेबरहुड काउंसिल से मुंतखब होंगे, तो उनको आगे अपनी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने के लिए इस ऑर्डिनेंस में कदगन लगा दी गई, चूँकि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के या ज़िला काउंसिलों के वो मेंबर नहीं होंगे। तो इस हवाले से ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ये लैकूना है। तो इसको मैं ये चाहूँगा कि बेशक यूनियन काउंसिल का साइज़, उसका नाम खा नेबरहुड काउंसिल रख दें, विलेज काउंसिल रख दें, लेकिन उसका साइज़ बड़ा कर दिया जाए और साइज़ बड़ा करके इन नुमाइंदगान को जिनका इंतखाब बराह रास्त उनके हल्का के अवाम करेंगे, उनको कम अज़ कम वहाँ पर नुमाइंदगी जैसे कि माजी में था, उनको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस में और ज़िला काउंसिल्स में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने हल्के के मसाइल अपने सिटी मेयर साहब को और अपने चेयरमैन ज़िला काउंसिल को बता सकें और उनके रिड्रेसल के लिए वो अपना कुलीदी रोल किरदार अदा कर सकें। जिस हवाले से मुतालबात किए जा रहे थे कि किस तरह से अगर तब्दीलियाँ की जाएँ तो ये निज़ाम बेहतर हो सकता है अवामी फलाह के लिए, और इससे अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में तैनाती की असम्बलियों की मंजूरी दे दी। GCU फैसलाबाद रजिस्ट्रार डॉक्टर नईम इकबाल के एडिशनल चार्ज में 6 माह की तौसीक़ कर दी गई, जबकि कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में ग्रेड 20 के डॉक्टर मोहसिन इकबाल रजिस्ट्रार तैनात कर दिए गए। ज़ुरियतुल ज़हरा कंट्रोलर इम्तिहानात फातिमा जना यूनिवर्सिटी तैनात कर दी गई। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में तैनाती की असम्बलियों की मंजूरी दे दी। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद रजिस्ट्रार डॉक्टर नईम इकबाल के एडिशनल चार्ज में 6 माह की तौसीक़, कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में ग्रेड 20 डॉक्टर मोहसिन इकबाल रजिस्ट्रार तैनात और सैयदा ज़ुरियतुल ज़हरा कंट्रोलर इम्तिहानात फातिमा जना यूनिवर्सिटी तैनात कर दी गई हैं। पाकिस्तान पाक वतन पर कुर्बान होने वाले अहमदपुर सयाल से ताल्लुक रखने वाले सिपाही जफर इकबाल शहीद की शहादत को 13 बरस बीत गए। सिपाही जफर इकबाल शहीद ने 23 जनवरी 2009 को सवात में दुश्मनों से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। उस वक्त शहीद के अहले खाना के हवाले से भरपूर इजहार यकजहती और इजहार हमदर्दी किया गया था, लेकिन इस वक्त शहीद के अहले खाना के साथ हमारे नुमाइंदे अमार यासिर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, इस वक्त अहले खाना के क्या जो है वो जज्बात हैं? अपने शहदा को कभी नहीं भूलते, और इसी सिलसिले में अहमदपुर सयाल के सिपाही जफर इकबाल शहीद, जिन्होंने जो है वो 23 जनवरी 2009 को सवात में गोरा के मकाम पर जाम शहादत नोश किया, उनकी आज 13वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। उनके अहले खाना जो है उनकी बातों को याद कर रहे हैं। मेरे साथ उनके अहले खाना मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले उनसे बात करेंगे उनके बड़े अंकल के साथ। आपके भतीजे थे, मुल्क को कौम का नाम रोशन किए, एक अजीम रुतबे पर फाइज हुए, क्या जज्बात है? हमारा सर फखर से बुलंद किया उन्होंने, बड़ा शौक से आर्मी देश मतलब भर्ती को ओके थे। आर्मी देश आपने बड़ा मेहनत उसमें की थी, बहुत अच्छा मतलब इखलाक नाल मतलब पेश आए। जितनी मेहनत की थी अल्लाह ताला ने उन्होंने मकाम बहुत बुलंद कर दिया है। उन्होंने मतलब जो है शहादत नोश फरमा के बहुत ही उन्होंने मतलब जो है ना आली शान मौत मतलब हासिल हुई। मतलब हाँ जी, मुल्क को कौम का नाम रोशन किया, अजीम रुतबे पर फाइज हुए और पाक फौज की जानिब से तमगा बसालत पे जो है उन्हें अता किया गया। उनके बच्चे मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे, उनके बड़े बेटे से बात करेंगे। बेटा, आपके वालिद ने मुल्क को कौम का नाम रोशन किया है, सर फख्र से बुलंद है, क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात हैं आपके? आप भी पाक फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं? ना अब्दुल व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद जो कि जफर इकबाल शहीद सिपाही 2009 में शहीद हुए थे,
उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाकर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है और बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते थे। और हम भी चाहते हैं कि हम भी पाक फौज का हिस्सा बने और अपने वालिद के नक्श कदम पर चलें और शहादत जाम नौश हासिल करें। उनके बच्चों का भी जो यही ख्वाब है कि वो भी वालिद के नक्श कदम पर पाक फौज का हिस्सा बने और मुल्क को कौम का नाम रोशन करें, और वो भी जो चाहते हैं कि वो भी जो है वो शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हों। आज के दिन उनकी बरसी है, उनके अहल खाना की जानिब से उनके जो है वो कब्र पर फातिहा खानी भी की गई है। सिपाही जफर इकबाल जिन्होंने ऑपरेशन रास्त में हिस्सा लिया और जो है वो सवात मंगोरा के मकाम पर जाम शहादत नोश फरमाए, तो उनके अहल खाना आज भी जो है उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी बातों को अच्छी तरह याद कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत ही जो है अला इखलाक के मालिक थे और उन्होंने हमेशा जो है यही सबक दिया कि मुल्क को कौम की खातिर जो अपने तन मन धन को कुर्बान कर दें, लेकिन मुल्क पर कभी आंच न आने दें। और इसी सिलसिले में उन्होंने जो जामे शहादत नोश किया, जिसके बाद जो उनके घर और उनके अहल खाना, उनके बच्चों का सर जो है वो फख्र से बुलंद दिखाई दे रहा है। जी आपको बताएं, चन्यूट एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सैयद नजारत अली का छुट्टी वाले रोज भी डिस्पोजल वर्क और डंपिंग पॉइंट का दौरा। चीफ ऑफिसर बल्दिया राना नवाज ने डंपिंग साइट से मुतालिक ब्रीफिंग ली। कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के लिए मजीद मशीनरी के लिए बल्दियात को खत लिखने का फैसला। मजीद उनको क्या कहना, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद अब्दुल कदीर। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों में लगे कचरे के ढेरों को टिकाने लगाने के लिए ज़िले इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद नजारत अली शाह की जानिब से जो है वो डंपिंग पॉइंट का विजिट किया गया है और तमाम तर इंतजाम के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ ADCR साहब मौजूद है। सर बताइएगा कि डंपिंग पॉइंट फेल हो चुका है और साइट का आपने विजिट भी किया है, कचरे को टिकाने लगाने के लिए क्या इकदाम किए जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले मैं ये आपको शेयर करता चलूं कि ये जैसे आप देख रहे हैं, ये पीछे हमारे अकब में नज़र आ रही है, ये डंपिंग साइट है MC चन्योट की। इसकी जो कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी है, इसको इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए अभी हमने एक इमीडिएट प्लानिंग बनाई है और इसके ऊपर अगले चंद दिनों में हम काम शुरू करेंगे मशीनरी लगा के और यहाँ कैपेसिटी इन्हांस करेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो जा सॉलिड वेस्ट शहर के अंदर पड़ी है या रिंग रोड के ऊपर जो बाईपासेस के ऊपर पड़ी है, वो वहाँ से हम डिस्पोज ऑफ करके वहाँ से लिफ्ट करेंगे और फिर यहाँ पे उसको डंप करेंगे और आपको शहर के अंदर भी फिर बेहतर सूरत हाल नज़र आएगी। और यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज़ करना हमारी अशद ज़रूरत है क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंडिंग अभी नहीं है। हमारे फर्दर जो यहाँ पे ट्रेंचेस या सेक्शंस हैं उसके ऊपर काम करने के लिए जो फंडिंग रिक्वायर्ड है, वो उसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से इसी को हम जो है ना काम करेंगे और इसी के ऊपर हम कैपेसिटी बिल्ड करके कोशिश करेंगे कि सारा डंप इधर ही किया जाए। तो इंशाल्लाह इससे मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीने साल की कैपेसिटी जनरेट होगी और इसका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, चन्योट शहर में कचरे के ढेरों को बर वक्त टिकाने लगाने के लिए ज़िले इंतजामिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग समेत दीगर इस्लाह के स्कूलों में महकमे तालीम और रेस्क्यू 1112 की मुश्तरका कोशिशों से असातिज़ा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने CEOs को तमाम स्कूलों में फर्स्ट एड किट्स की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग समेत दीगर अजला के असातिज़ा को जो है किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन और रेस्क्यू 1122 की जानिब से ट्रेनिंग दिलवाने का फैसला किया गया है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग जो है तमाम स्कूलों के असातिज़ा को जो है दिलवाई जाएगी, जबकि तमाम इस ट्रेनिंग को जो है वो जो है कैडेट रेस्क्यू कैडेट कॉर्प्स का जो है वो नाम दिया गया है, जिसमें तमाम असातिज़ा को जो है ज़रूरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जो ट्रेनिंग के फराहम करने के साथ साथ महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तमाम स्कूलों में फर्स्ट एड किट्स की फराहमी के भी अहकाम जारी किए गए हैं। सवाल से CEOs एजुकेशन को हिदायत जारी की गई है कि तमाम अवैस खान अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।